सुमित नई नवेली दुल्हन नव्या के साथ अपने घर के दरवाजे पर गृह प्रवेश के लिए खड़ा था। घर के सभी लोगों ने गृह प्रवेश की तैयारियां भी कर रखी थी। नव्या ने जैसे ही गृह प्रवेश करने के लिए अपने दाहिने पैर को आगे बढ़ाया कि कुछ औरतों की नजर उसके पैरों की उंगलियों पर पड़ी। पैरों की उंगलियां अंगूठे से बड़ी थी, इसलिए लोग दबी जुबान से बातें करने लगे। देखो, बहू के पैरों की उंगलियां बड़ी हैं और अंगूठा छोटा है। अरे, ऐसी लड़कियां कभी ससुराल में निभा नहीं सकती हैं, बल्कि पति को ही दबा कर रखती हैं। क्या सोचकर ऐसी बहू को घर में लेकर आए ये लोग। एक ही बेटा है, थोड़ा भी दिमाग नहीं लगाया। कहीं बहू उसे लेकर अलग हो गई तो। जिसे सुनकर सास मुक्ता के मन में डर बैठ गया। इकलौते बेटे सुमित के अलग होने की कल्पना ने उन्हें झकझोर दिया। लेकिन यह बातें उनके अलावा बहू नव्या को भी सुनाई दे रही थी और अपनी सास के चेहरे पर बदलते हुए हाव भाव को देखकर उसे हैरानी हो रही थी। उसकी सास इन बातों को मानती है, उसे यकीन नहीं हो रहा था। आखिर सारी रस्में रिवाजें हो जाने के बाद मुक्ता जी के दिमाग में खिचड़ी पकनी शुरू हो गई कि आखिर वह ऐसा क्या करे कि उनका बेटा बहू एक साथ प्यार से ना रह सकें। इसलिए जब घर से सारे मेहमान रवाना हुए, तब मुक्ता जी ने अपनी ननंद सुषमा जी को घर पर ही रोक लिया। मुक्ता जी ने अपनी ननंद सुषमा को कुछ समझाया और दोनों अपनी योजना पर काम करना शुरू कर देती हैं। आज पहली रात थी दोनों बच्चों की। सुमित के कमरे को फूलों से सजाया गया था और यह काम भी मुक्ता जी ने बड़े चाव से अपनी बेटी के हाथों से करवाया था। लेकिन अब लोगों की बातें सुनकर उनका मन बहक गया था। वह नहीं चाहती थी कि उनका बेटा और बहू प्यार से अपनी जिंदगी की शुरुआत करे। इसी सोच में मुक्ता जी ने अपने प्लान पर काम करना शुरू कर दिया और जमीन पर बैठकर जोर जोर से चिल्लाने लगी, हे राम, मैं तो गिर गई। अचानक से सब लोग मुक्ता जी के कमरे की तरफ भागे। देखा तो मुक्ता जी जमीन पर पड़ी हुई थी। उन्हें देखते ही सुमित और नव्या एक साथ बोले, मम्मी, क्या हुआ? इससे पहले कि मुक्ता जी कुछ कहती, ननद सुषमा बोल पड़ी, अरे, भाभी का पैर फिसल गया और वह गिर गई, शायद मोच आई हो। देखो जरा। नहीं नहीं जीजी, मोच तो नहीं आई है, पर कमर में बहुत दर्द हो रहा है। मुझसे तो खड़ा भी नहीं होते बन रहा। बेटा सुमित, जरा सहारा देकर उठा तो सही मम्मी को। आखिर सुमित सहारा देकर मम्मी को उठाता है तो वह करहाती हुई कहती है, बेटा, बहुत दर्द हो रहा है कमर में, कोई मालिश कर देगा तो अच्छा होगा। इतने में उनकी बेटी कहती है, मम्मी, आप परेशान ना हो, मैं आपकी मालिश कर देती हूँ। अरे नहीं नहीं, हमारे यहाँ ये सब बेटियों से नहीं कराया जाता है, और अब तो बहू घर में आ गई है तो यह सारी जिम्मेवारी बहू की है। आज वह मेरी कमर की मालिश कर देगी और मेरे पास ही सो जाएगी। बेटा बहू दोनों एक दूसरे की शक्ल देखने लगे, पर कर क्या सकते थे। आखिर बहू आई और उसने अपनी सास की मालिश करनी शुरू करी। रात बहुत हो गई थी, इसलिए सुमित भी कमरे में जाकर सो गया। लेकिन रात को मुक्ता जी के खर्राटे और आराम से उनको सोते हुए देखकर नव्या के मन में यही बात आ रही थी कि कहीं सासू माँ नाटक तो नहीं कर रही हैं। दूसरे दिन सुबह मुक्ता जी करहाते हुए जैसे तैसे कमरे से बाहर आई और आकर हॉल में सोफे पर बैठ गई। वहीं नव्या को पहली रसोई की रस्म के नाम पर सुषमा जी ने काम पर लगा रखा था। बिल्कुल भी मौका नहीं दे रही थी कि वह सुमित से या सुमित नव्या से एक बात भी कर सके। खाना खाते समय भी कहीं से भी नहीं लग रहा था कि मुक्ता जी को दर्द है।
बल्कि बैठी बैठी वह तो बहू के काम में मीन मेट निकाल रही थी। अभी वह कमियां निकाल रही थी कि इतने में उनकी बेटी ने कहा, क्या मम्मी, आपकी बातों को सुनकर कहीं से भी नहीं लग रहा है कि आपकी कमर में दर्द है। कहीं बहू के आते ही आप भी टिपिकल सास की तरह नाटक तो नहीं करने लगी। सबकी नजरें अपनी तरफ देखकर मुख्ता जी गुस्सा करते हुए बोली, हाँ हाँ, जिसको लगती है उसी को पता चलता है। अब तू भी मेरा मजाक बना ले। अरे मम्मी, मैं तो मजाक कर रही हूँ, आप बुरा क्यों मान रही हो। जब दिव्या घर के काम से फ्री हुई तो मुक्ता जी ने अपने बेटे सुमित से कहा, डॉक्टर के पास लेकर चल बेटा, मुझे तो बहुत दर्द हो रहा है। इतने में जगदीश जी ने बोला, अरे मैं लेके चलता हूँ तुम्हें डॉक्टर के पास। सुमित को क्यों परेशान कर रही हो तुम। मुक्ता जी ने अपने पति जगदीश को झिड़कते हुए कहा, आप तो रहने ही दो। दिखा तो ऐसे रहे हो जैसे बड़ी सेवा करते हो मेरी। मेरा बेटा मुझे ले जाएगा तो क्या परेशानी है किसी को। अरे भाग्यवान, मैं तो इसलिए कह रहा था कि कम से कम मुझे पता तो चले कि डॉक्टर ने तुम्हें कौन सी दवाइयाँ कब खाने के लिए कही हैं, क्योंकि कमरे में तो मैं ही रहता हूँ तुम्हारे साथ। हाँ, बड़े आए मेरी सेवा करने वाले। आप तो घर में बैठो, सुमित मुझे दिखाएगा और वही बता देगा कि कौन सी दवाई कब लेनी है। अपने पति को झिड़क कर मुक्ता जी बोली और हॉस्पिटल जाने की तैयारी करने लगी। वह बार बार अपने स्लीपर्स और अपने सैंडल देख रही थी और उनको यह सब करते हुए देखकर नव्या सोच रही थी कि क्या सिर्फ पैरों की उंगलियों के छोटे बड़े होने की वजह से किसी आदमी के व्यक्तित्व की पहचान की जा सकती है, किसी के स्वभाव का पता लगाया जा सकता है। नव्या कभी अपनी सास के पैरों की तरफ देखती और कभी अपने ससुर जी की तरफ देख रही थी, जिनको अभी अभी उसकी सासू माँ ने झिड़क कर साइड में कर दिया था। अभी उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अभी भी दिमाग में यही बातें चल रही थी कि मेरे पैरों की उंगलियों को देखकर बेटा कहीं बहू की मुट्ठी में ना आ जाए, इस बात का डर लग रहा है सासू माँ को। और यहाँ तो उनके पैरों की बनावट उनके अनुरूप होने के बावजूद भी ससुर जी को अपनी मुट्ठी में किया हुआ है। हे भगवान, यह दुनिया भी बड़ी अजीब है। पति भी मुट्ठी में चाहिए और बेटा भी मुट्ठी में चाहिए। आखिरकार अपने बेटे के साथ मुक्ता जी हॉस्पिटल के लिए रवाना हो गई। अपनी माँ और बुआ जी को साथ में बिठाकर सुमित डॉक्टर के केबिन में चला गया। उन्होंने बेटे को दूर जाते हुए देखा तो दोनों ने एक दूसरे से बात करनी शुरू कर दी और कहती हैं कि ऐसा कब तक चलेगा। आखिर कब तक मैं बहू और बेटे को दूर रख पाऊंगी। देखा नहीं जीजी, आपने कैसे बिटिया रानी ने बात पकड़ ली थी। हाँ, मैं भी यही सोच रही हूँ। आखिर यह नाटक हम हमेशा के लिए तो नहीं कर सकते हैं। अब तो कुछ और ही करना पड़ेगा, सुषमा कहती हैं। सुमित के मन में बहू के लिए गलतफहमी पैदा करनी पड़ेगी, जिससे दोनों में प्यार पनप ही न पाए और ऐसी बहू से हमारा पीछा छूट जाए। सुषमा जी अपनी अकल के घोड़े दौड़ा रही थी। दोनों बातों में इतनी मग्न हो गई कि उन्हें ध्यान ही नहीं रहा कि कब सुमित अपनी माँ और बुआ के पीछे आकर खड़ा हो गया। उनकी सारी बातें सुन ली थी उसने। अचानक से मुक्ता की नजर अपने बेटे की तरफ गई तो वह घबरा गई, लेकिन बेटा कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप उनकी तरफ देखता रहा। तो बुआ कहती हैं, बेटा डॉक्टर ने क्या कहा, चल जल्दी से तेरी माँ को दिखा लेते हैं। सुमित गुस्से से अपनी बुआ की तरफ देखते हुए बोला, दिखाना क्या है, अच्छी भली तो है मम्मी, इतना बड़ा धोखा, वह भी अपने बेटे के साथ। अगर इतनी ही नफरत
थी नव्या से तो शादी ही नहीं करनी थी उसके साथ। कम से कम उसकी जिंदगी बर्बाद तो ना होती। कोई जबरदस्ती तो शादी नहीं हुई हमारी। मुक्ता जी से पहले बोलते ना बना, फिर खुद को संभालते हुए गुस्से में बोली, तो और क्या करती मैं। शादी से पहले अगर उसके पैरों की उंगलियां देख ली होती तो कभी ना शादी करती मैं तेरी उससे। उस समय तो ठंड के कारण जुराब पहनकर उसने अपनी कमी छुपा ली, और अब मेरा बेटा मुझसे छीन रही है। तुझे अपनी मुट्ठी में करके हमारा घर बर्बाद कर देगी। सुमित को अपनी मम्मी की सोच पर बहुत गुस्सा आ रहा था। ये कैसी बातें कर रही हो मम्मी। आज के जमाने की ऐसी बातें कौन मानता है। अंधविश्वास में अंधी होती जा रही हो और खुद अपना घर बर्बाद कर रही हो, पर इल्जाम अपनी बहू पर लगा रही हो। उसकी बातें सुनकर मुक्ता जी ने कहा, देख लो, असर दिखाना शुरू कर दिया ना उस अपशगुनी ने। आज बेटे को मां से लड़वा ही दिया। उसके लिए तुम मुझसे लड़ने के लिए तैयार हो गए। घर जाकर सबसे पहले उस अपशगुनी को ही निकालती हूँ। ठीक है, बिल्कुल निकालो माँ, पर मैं भी उसके साथ में चला जाऊंगा। पैरों की बनावट देखकर आपने अंदाजा लगा लिया कि आने वाले वक्त में आपकी बहू आपके बेटे को मुट्ठी में कर लेगी और आपका बेटा आपका न रहेगा। तो एक बात बताओ मम्मी, आपके पैरों की बनावट तो सही है ना। फिर आप तो पापा को कभी भी झिड़क कर एक तरफ बिठा देती हो। आखिरकार सुमित की बात सुनकर मुक्ता जी चुप हो गई, लेकिन इतनी बहस के बावजूद भी मुक्ता जी मानने को तैयार नहीं थी। और घर आने के बाद सबसे पहले सुषमा जी ने अपना बैग पैक कर लिया और वह पतली गली से निकलते हुए अपने घर के लिए रवाना हो गई। उसे समझ में आ गया था कि उसकी भाभी मुक्ता अंधविश्वास में अंधी हो गई है। वह किसी की नहीं सुनेगी। समय यूं ही बीतता जा रहा था, लेकिन नव्या को कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था। पति का प्यार, ननंद का साथ और ससुर का आशीर्वाद था, इसलिए मुक्ता जी ज्यादा कुछ नहीं कह पा रही थी। सब इसी तरह हंसी खुशी के साथ जी रहे थे, इसी उम्मीद के साथ कि कभी तो मुक्ता जी अपने अंधविश्वास को छोड़कर नव्या को अपनी बहू मान लेगी, अपने मन से उसे अपने परिवार का हिस्सा मान लेगी। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। बहुत बार अक्सर घरों में यह देखा गया है कि घर के लोग बाहर के लोगों की बातों को ज्यादा महत्व देते हैं, जिसके कारण उनके खुद के घर की सुख शांति खत्म हो जाती है। इस कहानी के माध्यम से मैं यह कहना चाहूंगी कि दूसरों की बातों को उतना ही सुने जितनी जरूरत है। जरूरत से ज्यादा किसी की बात पर अंधविश्वास ना करें, वरना वह आपके और आपके परिवार के लिए घातक साबित हो सकती है। आपका क्या कहना है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिर से मिलूंगी आपके साथ किसी नई कहानी में। अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिए।